बड़ा मसला है। देखिए 4 जुलाई 2023 को अब से 1 महीने के बाद, ठीक 1 महीना 3 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा लॉयजन एग्रीमेंट। क्या चीज है? लेकिन क्या चीज था ये? देखिए 150 पॉइंट का है ये मुआहदा। देखिए मुझे लगता है कि तुर्की की हुकूमत और अवाम दोनों एक दूसरे के साथ कदम ब कदम चल रहे हैं। जो 8.5 करोड़ अवाम है तुर्की की, भले ही इस वक्त कमाल किलिचदारोग्लू को 47% वोट मिल गया और कोई ये कहे कि इतना वोट है तो फिर तुर्की का अवाम स्प्लिट हो गया, लेकिन ये वोट की बात है। नजरियाती तौर पर अवाम किस डायरेक्शन में खड़े हैं इसे अगर समझना है तो फिर 15 जुलाई 2016 का फौजी तख्ता पलट की कोशिश को देखना चाहिए। ये जहां एक रात में तैयब रजब अर्दगान के एक इशारे पे अवाम बाहर आए और 150 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया एक ही रात में, और फौज के सामने, टैंकों के सामने लेट के फौज को मजबूर किया बैरक्स पे वापस जाने के लिए। तो जब हुकूमतें और अवाम एक साथ खड़े हुए हों इस तरीके से नजरियाती तौर पर, मजबूत तौर पर, तो इसका मतलब यह है कि बाहर से होने वाला किसी भी किस्म का हमला, चाहे वो इक्तिसादी हो, माशी हो या अस्करी हो, फौजी हो, उसका मुकाबला करने के लिए अवाम वहां पर बहुत मजबूत है। और ये मजबूती और हुकूमत की इनके साथ मिलके जो दोनों मजबूतियां हैं, ये उस तमाम चीजें जो तुर्की को डुबोने की कोशिश करने वाली फोर्सेस होंगी उनका मुकाबला करेंगे। और तुर्कों ने मुकाबले की तो उनकी तारीख 1200 साल की। एक सवाल अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करता है, बार बार कहा जाता है कि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2023 में, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो पाबंदियां थी वो हट जाएंगी, कई चीजों से आजाद हो जाएगा। ये किस तरह का बदलाव है? ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए 4 जुलाई 2023 को अब से 1 महीने के बाद, ठीक 1 महीना 3 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा लॉयजन एग्रीमेंट। क्या चीज है? लेकिन क्या चीज था ये? देखिए 150 पॉइंट का है ये मुआहदा, लॉयजन एग्रीमेंट, लुजान का जिसे कहते हैं, ये 150 पॉइंट है। उसमें जो बुनियादी और अहम पॉइंट्स हैं वो ये था कि तुर्की की आजादी को तकरीबन 100 साल के लिए वेस्ट कंट्रीज के मफाद में लिख दिया गया था। जो समंदर है तुर्की का, बॉस्फोरस का समंदर, जो मार्मरा सी है, उसमें से जो जितने एशिया की तरफ से यूरोप को जाने वाले जो तिजारती जहाज होते हैं, उनके ऊपर से हर किस्म की चुंगी और महसूल और टैक्सेस सब फ्री कर दिया गया था कि सब फ्री होगा, कोई जहाजों को रोकेगा नहीं। तुर्की को रेस्ट्रिक्ट किया था बहुत सारी चीजों के लिए कि वो ये चीज एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं कर, बहुत सारे पाबंदियां थी, वो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन वेस्ट का इसरार ये है कि ये मुआहदा 100 साल के लिए नहीं था, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। लेकिन तुर्की का इसरार यह है कि सिर्फ 100 साल के लिए। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, ये किस करवट बैठता है, ये तो 4 जुलाई के बाद देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि यही बून ऑफ कंटेंशन होगा नेटो, यूरोप, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और तुर्की के दरमियान में। इसी से मसाइल जो है वो तुर्की के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी और उस पर पाबंदियां और रेस्ट्रिक्शन, ये सारी चीजें, तो मैं जो कह रहा हूँ ईमान की कीमत अदा करनी पड़ती है। उसके लिए लौज़ान एग्रीमेंट शायद एक वजह बन सकता है कि उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़े। तो वो हालात तो बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मैंने ये कहा कि तुर्की के अवाम और हुकूमत अगर मजबूती के साथ खड़े हैं तो इन हालात का मुकाबला कर ले। लौज़ान एग्रीमेंट 2023 में हुआ था, ये उस सुकूत खिलाफत के बाद जो कोलैप्स हुआ तुर्किश 1923 में। हाँ, तुर्की का सुकूत 1919 में हो गया था उसके बाद, और वो उसका एक बहुत बड़ा पस मंजर है कि क्यों हुआ था। उससे पहले 1912 में 4 जुलाई 1923 में हुआ था, और इससे पहले 19 मई 1912 में तुर्की की खिलाफत खत्म हो गई। 1918 में तुर्की की खिलाफत खत्म हुई। तुर्की की खिलाफत के खत्म होने के बहुत सारे असबाब थे। उनमें से एक ये, तो उससे पहले एक जंग हुई थी, बाल्कन वॉर जिसे कहते हैं, जो 1912 के आसपास हुई। उसमें सारे यूरोपीय ममालिक थे और वो ये कहते थे कि तुर्की जो है वो हमें आजाद करे, वो सब तुर्की का हिस्सा थे। तो वो एक मसला था। उसके बाद बाल्कन वॉर हुई, उसके नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अभी मैंने जिक्र किया था एलाइड फोर्सेस का, वो एलाइड फोर्सेस यही सब थे। उसमें
जर्मनी मेन था, जर्मनी, फ्रांस और जापान भी उसमें शरीक हुआ था एशिया से, और 4-5-6 ममालिक थे। तुर्की उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन जर्मनी की गलतफहमी ये फैलाई कि तुर्की से भी जहाज आ रहे हैं, वो मार रहे हैं, और उसके नतीजे में तुर्की पे हमला हुआ, जिससे तुर्की उसका हिस्सा बन गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जबरदस्ती तुर्की को हिस्सा बनाया गया, और फिर सारी जिम्मेदारी तुर्की के ऊपर डाल के यूके की फोर्सेस, बरतानिया की फोर्सेस ने खिलाफत का खात्मा का ऐलान किया, क्योंकि वो सद्देराह बना हुआ था, इस्लामिक ब्लॉक बना हुआ था, ताकत थी, कमजोर हो चुकी थी तुर्की की खिलाफत, बहुत ज्यादा तुर्की बर्दे बीमार कहलाई जाती थी। और उसकी भी बुनियादी वजह ये थी कि बरतानिया ने ये तुर्की खिलाफत के ऊपर, इस्लामी खिलाफत के ऊपर ये दबाव बनाया था कि वो फलस्तीन में यहूदियों को बसने की इजाजत दे। असल मसला ये था, और तुर्की के इस्लामी खलीफा ने उस वक्त ये ऐलान किया था कि मेरी लाश पे फलस्तीन में यहूदियों को आबाद करने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि एक ये जो वायदा है कि यहूदी वहां आबाद नहीं होंगे, ये तुर्की के खलीफा ने तो किया नहीं था, ये वायदा किया था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने। जब पहली बार फलस्तीन फतह हुआ था इस्लाम के हाथों, हजरत उमर फारूक ने फतह किया था, उस वक्त वो ईसाइयों के पास था। तो जो MOU साइन हुआ था उस वक्त के ईसाइयों के और हजरत उमर फारूक के बीच, उस मुआहदे में ईसाइयों ने, जो आज खड़े हैं यहूदियों के साथ, इन्हीं ईसाइयों ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये दरख्वास्त की थी, क्योंकि फातेह थे, हजरत उमर फारूक ने फतह किया था फलस्तीन को, बगैर जंग के फतह किया था। तो इन्होंने ये कहा था कि आप यहूदियों को यहां पर दाखिल होने की इजाजत कर दें, और हजरत उमर फारूक ने ये फरमाया था कि हम किसी भी मजहब के आदमी को उसकी इबादत करने से भी नहीं रोकेंगे, और उनके जो माबद हैं, इबादत गाहें हैं, उनको भी हम खराब नहीं करेंगे, इसलिए हम आपकी ये शर्त नहीं मानेंगे। तब फिर ईसाइयों ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आप इनको इबादत करने की इजाजत दे दें, लेकिन कम से कम इनको यहाँ बसने की इजाजत कभी भी ना दें। ये मान ली थी बात कि इनको, यहूदियों को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बुनियाद पे जब बरतानिया ने ये दबाव बनाया खलीफतुल मुस्लिमीन के ऊपर तुर्की के कि आप यहूदी में, तो उन्होंने कहा कि जिस वायदे को हजरत उमर फारूक ने तय किया है, मैं उसे रद्द करने वाला कोई नहीं होता, मैं नहीं दूंगा इजाजत। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी लाश पे बनेगा। नतीजे में तुर्की, बरतानिया ताकत में था, उसने ये अलाइड फोर्सेस बनाई, जंग के माहौल पैदा किया। पहले जो हंगरी और जो छोटी छोटी यूरोपीय ममालिक थे उनको जंग में के लिए उकसाया, उनसे जंग करवाई, उसके बाद जर्मनी को, उसमें जर्मनी आया। तो एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से ये सब हुआ। उसके नतीजे में फिर ये मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क, जो वहां जिन्होंने खिलाफत का खात्मा करके सेकुलर जमहूरिया तुर्की को बनाने का ऐलान किया था, उनके और बरतानिया और दूसरी यूरोपियन यूनियन के ममालिक के बीच ये मुआहदा हुआ था, जिसपे तुर्की को रेस्ट्रिक्ट किया था। एक ये भी उसमें था कि जो खिलाफत वाली फैमिली है, वो उस्मानी खिलाफत थी ना, उस्मानी खानदान का कोई शख्स तुर्की में नहीं रहेगा। और ये भी था कि वो न सिर्फ ये तुर्की में नहीं रहेगा, बल्कि उनके पास किसी किस्म के कोई असासे नहीं रहेगी। हर किस्म के उनकी जो भी माल और दौलत थी, सब छीन ली गई थी, और ये बरतानिया के लोगों ने किया था। तो अब बाद में देखा ये लोग जो फ्रांस और जर्मनी में जाके पनाह गुज़ीर हुए थे, तो तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के खानदान की खातिन को घरों में बर्तन मांजने पड़े, इतना इन्होंने जुल्म किए थे उस वक्त। और फिर बाद में उनके एक प्राइम मिनिस्टर जाके उन खानदानों को लेके आए थे और तुर्की में उनको बसाया था। लेकिन ये उस माहदे की शराइत थी जो अब खत्म होने जा रहा है। तो कुछ चीजें तो उसमें से खत्म हो गई हैं, कुछ अब देखिए 4 जुलाई के बाद क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।